अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम 36 साल के एक आदमी राम को देखते हैं। आज राम की शादी होने वाली है। सारे दोस्त रिश्तेदार सब लोग आ चुके हैं। राम भी दूल्हा बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन क्या सच में राम की शादी हो पाएगी? दरअसल राम जब 25 साल का था तब से घर वाले उसकी शादी के लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं। शुरू में राम लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा था, तो अब राम को देखकर लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन आज जिस लड़की के साथ राम की शादी हो रही है ना, वो भी राम को बड़ी मुश्किल से मिली है। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, जिसे आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। कहानी में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। राम के शादी की कहानी जानने के लिए 3 साल पीछे 2020 में चलते हैं, जब राम 33 साल का था। राम के घर वाले उसके लिए दुल्हन ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। जब अपनी जाति में उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती तो दूसरी जाति में भी लड़की ढूंढते हैं। पंडित उन्हें एक लड़की के बारे में बताता है। वो दूसरी जाति की थी और इनके गाँव से दूर एक दूसरे गाँव में रहती है। राम और उसके घर वाले लड़की देखने के लिए जाने की तैयारी करते हैं। राम के पापा का प्लान था कि लड़की देखने जाएंगे और पसंद आ गई तो एंगेजमेंट भी करके वापस आएंगे। उधर से लड़की के घर वाले भी इस बात के लिए तैयार होते हैं। तो राम के पापा अपने सभी रिश्तेदारों को अपने घर पर बुला लेते हैं। लड़की दूसरे जाति की थी, तो इसकी वजह से कई सारे रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं। जैसे राम की छोटी बहन विद्या, उसके ससुराल वाले नहीं आते, वो अपनी ससुराल से अकेली ही आती है। वो प्रेग्नेंट भी थी। राम की बड़ी बहन अपने हस्बैंड के साथ आती है, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत नाराज होता है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता ही रहता है, खासकर लड़की की जाति को लेकर। खैर, ये लोग सुबह सुबह तैयार होकर बस में बैठ जाते हैं। ड्राइवर बस चालू करने वाला होता है, लेकिन पंडित उसे रोक देता है। कहता है कि शुभ मुहूर्त में अभी 1 मिनट बाकी है। फिर 1 मिनट पूरा होता है और पंडित के कहने पर ड्राइवर बस को आगे बढ़ाता है और दोपहर तक ये लोग लड़की के घर पहुंच जाते हैं। राम का एक फोटोग्राफर फ्रेंड गुरु भी उसके साथ ही था। वो राम से कहता है कि सब लोगों को बस से नीचे उतर जाने दे, फिर तू बस से नीचे उतरना तो तुम्हारा एंट्री शॉट लेंगे। फोटोग्राफर पूरी तैयारी करता है। राम थोड़ा शर्मा रहा होता है और जैसे ही राम बस से नीचे उतरता है तो लड़की का मामा कैमरे के सामने आ जाता है राम का वेलकम करने के लिए, और इनका पूरा एंट्री शॉट खराब हो जाता है। इसके बाद ये लोग घर के अंदर जाते हैं। लड़की मतलब कि अंबिका के घर पर भी सारे रिश्तेदार जमा होते हैं। अंबिका का मामा तो राम के आसपास ही खड़ा रहता है। वो इतना बोलता है कि राम उसकी बातें सुन सुनकर पक जाता है। खैर, अंबिका को देखते ही राम उसे पसंद कर लेता है और सगाई की रस्म शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हार पहना देते हैं और फिर राम अपनी बहन विद्या के पास जाता है। उसे कहता है कि मुझे अंबिका से अकेले में कुछ बातें करनी है, तो तुम थोड़ा सा जुगाड़ लगा दो। तो विद्या अंबिका की छोटी बहन राधा के पास जाती है, उससे जुगाड़ लगाने के लिए कहती है। तो अंबिका का मामा उनकी बातें सुन लेता है और वो चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर वालों को बता देता है कि राम अंबिका से अकेले में बात करना चाहता है। फिर वो अंबिका से कहता है कि जाओ, राम तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है तो उससे बात कर लो। इसके बाद राम अकेले में उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन अंबिका अपनी बहन राधा के साथ आती है। राम तो अकेले में उससे बात करना चाहता था, लेकिन राधा इन दोनों को कोई बात नहीं करने देती, अकेले ही बोली जा रही होती है। वो राम से कहती है कि मैं अपने घर वालों से नाराज हूँ। उन्होंने कहा था कि लड़का सिर्फ देखने आ रहा है, लेकिन उन्होंने तो सगाई भी करवा दी। भला बताओ, पहला रिश्ता देखकर कोई शादी के लिए कैसे मान सकता है? वैसे आपने अब तक कितनी लड़कियों को देखा है? ये सुनकर तो राम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब तक तो राम को बहुत सारी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था। खैर, तभी वहाँ एक अंकल आ जाते हैं और उन्हें देखते ही दोनों लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। फिर वो लोग खाना खाते हैं तो अंबिका राम के पास ही बैठी होती है, लेकिन आसपास बहुत सारे लोग थे तो राम उससे कोई बात नहीं कर पाता। इसके बाद राम और उसकी फैमिली घर जाने के लिए बस में बैठ जाती है। ड्राइवर फिर से बस चालू करता है, लेकिन पंडित कहता है कि रुक जा, अभी शुभ मुहूर्त में 2 मिनट बाकी हैं। ड्राइवर बस को बंद कर देता है। 2 मिनट बाद पंडित के कहने पर ड्राइवर बस चालू करता है, लेकिन इस बार बस चालू ही नहीं होती। 2-3 बार ट्राई करता है, लेकिन चालू ही नहीं होती, मतलब कि बस खराब हो जाती है। वो लोग एक मैकेनिक को बुलाते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन बस ठीक नहीं होती। तो मैकेनिक कहते हैं कि कल सुबह मैं अपने दोस्त को लेकर आऊंगा, वो बस बना देगा। इसके बाद अंबिका के घर वाले उन्हें रात भर अपने घर पर ही रुकने के लिए कहते हैं। मजबूरी थी तो ये लोग मान भी
जाते हैं, रात भर आराम करते हैं। सुबह सुबह राम अपने फोटोग्राफर फ्रेंड गुरु के पास जाता है, उससे प्री वेडिंग फोटोशूट प्लान करने के लिए कहते हैं। इधर अंबिका का मामा चिकन सूप बनाने वाला होता है, एक छोटा सा चिकन लेकर आता है और राम के जीजा को दिखाता है। कहता है कि अभी मैं आप लोगों को इसका सूप बनाकर पिलाने वाला हूँ। चिकन देखने के बाद राम का जीजा उससे कहता है कि अभी इस घर में लगभग 40 लोग होंगे और तुम ये छोटा सा चिकन लेकर आए हो, शो ऑफ कर रहे हो। तुम्हें तो कोई बड़ा सा बकरा काटना चाहिए था। राम के जैसा लड़का मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम लोग तो कंजूसी कर रहे हो। और ये सब सुनकर अंबिका का मामा उदास हो जाता है। फिर राम की माँ उसके पास जाती है, उसे कहती है कि जल्दी से यहाँ से चलने का इंतजाम कर लो बेटा, नहीं तो हमारे रिश्तेदार जैसे हैं ना, उनकी वजह से ये शादी कैंसिल हो जाएगी। राम कहता है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और फिर वो फोटो शूट के लिए चला जाता है। गुरु उन्हें अलग अलग पोज बताता है, फोटो क्लिक कर रहा होता है, लेकिन राम देखता है कि अंबिका तो रो रही है, उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है, तो राम फोटो शूट कैंसिल कर देता है। पर अब राम को फिक्र होने लगती है कि अंबिका ये शादी करना भी चाहती है कि नहीं, वो मुझे पसंद भी करती है या नहीं, घर वाले जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा रहे हैं। इधर मैकेनिक आ जाता है, वो बस को बनाता है और फिर ड्राइवर से बस चालू करने के लिए कहता है। जैसे ही ड्राइवर बस चालू करता है तो बस में धुआं धुआं हो जाता है, बस बनने के बजाय और खराब हो जाती है। उसी वक्त टीवी पर आ जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि कोरोना की वजह से अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो जहां भी है वहीं रहे, कोई अपने घर से बाहर न निकले। और इस तरह से राम और उसकी पूरी फैमिली अंबिका के घर पर ही फंस जाते हैं। लेकिन राम को लॉकडाउन की कोई परवाह नहीं थी, वो अभी भी इसी सोच में गुम होता है कि अंबिका रो क्यों रही थी। वो अंबिका से बात करना चाहता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। फिर वो एक पेपर पर अपना फोन नंबर लिखता है, अंबिका के सामने वो कागज को एक जगह पर रख देता है, इशारों में अंबिका से कॉल करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद उसे अंबिका का मैसेज आता है और फिर चैट पर ही उन दोनों की बातें शुरू हो जाती है। राम की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। मैसेज में अंबिका उससे कहती है कि वो इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है और राम भी खुश हो जाता है। फिर एक शाम सब लोग बैठे होते हैं, अंबिका उन्हें खाना सर्व कर रही होती है और आज भी दाल चावल ही बना हुआ था। और ये देखकर राम का जीजा भड़क जाता है। वो कहते हैं कि ये लोग रोज रोज दाल चावल ही खिला रहे हैं, अगर कुछ और दिन रुकना पड़ा तो ये लोग खाना भी खिलाना बंद कर देंगे। उसकी बात सुनकर अंबिका रोने लगती है, तो राम अपने जीजा को चुप रहने के लिए कहता है और अंबिका को अंदर भेज देता है। अंदर अंबिका का मामा कहता है कि हम हर रोज दाल चावल ही बना रहे हैं, तो वो लोग गुस्सा कर रहे हैं, हमें कुछ और भी बनाना चाहिए। अंबिका की माँ कहती है कि और क्या बनाएं, वैसे भी इस घर में इतने लोग हो चुके हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। खैर शाम को राम अंबिका को ढूंढ रहा होता है, तो अंबिका एक जगह पर अकेली बैठी होती है। राम उसके पास जाता है, उसे देखते ही अंबिका जाने लगती है, तो राम उसे रोक लेता है। वो अंबिका से बात करता है और जैसे ही वो अंबिका को किस करने वाला होता है, अंबिका उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मारती है और वहां से भाग जाती है। राम परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैसेज में तो वो इसके लिए तैयार थी। वो भी अंबिका के पीछे पीछे छत पर आ जाता है, पूरा परिवार छत पर ही होता है। तभी राम को फिर से अंबिका का मैसेज आता है, लेकिन राम देखते है कि फोन तो अंबिका के हाथ में है ही नहीं, वो तो दूसरे कामों में बिजी है। तो राम को मैसेज कौन कर रहा था और राम मैसेज करने वाली को ढूंढने लगता है और उसे पता चलता है कि मैसेज करने वाली कोई और नहीं, अंबिका की छोटी बहन राधा है। वो राधा का फोन चेक करता है तो पता चलता है कि अब तक के सारे मैसेजेस राधा ने ही किए थे। उन दोनों ने बहुत सारी रोमांटिक बातें भी की थी। गुस्से में राम उसका फोन नीचे पटक देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन घर वाले फिर से एक साथ बैठते हैं और कहते हैं कि अगर हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना लगे हाथ इनकी शादी भी करवा दे। अंबिका कुछ नहीं बोलती, लेकिन राम कहते कि मैं सोच कर बताऊंगा, क्योंकि अभी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंबिका उसके साथ शादी के लिए तैयार है या नहीं। इसके बाद राम एक जगह पर अकेले ही बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी राधा भी वहां आ जाती है। वो राम से सॉरी कहती है, लेकिन राम अभी भी उससे नाराज होता है। वो राधा को बता देता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा है। तो राधा कहती है कि तुम उसके साथ अकेले में बात करना चाहते हो, बस इतना ही ना, तो मैं इसका जुगाड़ कर दूंगी। फिर राधा अंबिका के पास जाती है तो अंबिका रो रही थी। पूछने पर वो राधा को बताती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। दरअसल एक लड़के गौतम से प्यार करती थी। उसने अपने माँ बाप को अपने प्यार के बारे में बताया भी था, लेकिन गौतम दूसरी जाति का था, तो उसके माँ बाप शादी के लिए मना कर देते हैं। और अंबिका भी तब अपने माँ बाप की खुशी के लिए मान गई थी, लेकिन अब उसके माँ बाप खुद ही उसकी शादी एक दूसरी जाति के लड़के से करवा रहे थे और इसी वजह से अंबिका खुश नहीं थी। राधिका कहती कि मैं राम की फैमिली से बात करूं, तो अंबिका कहती कि इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर राम शादी से मना करके चला जाएगा तब भी मम्मी पापा बार बार रिश्ता लाते रहेंगे।
उसके पास शादी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। फिर अंबिका बाहर जाती है, राम को चाय देती है, थप्पड़ मारने के लिए उसे सॉरी भी कहती है। तो राम को लगता है कि अंबिका इस शादी के लिए तैयार है और वो खुश हो जाता है। लेकिन अगली सुबह वो सोकर उठता है तो देखता है कि पूरे घर में मातम छाया हुआ है, जैसे किसी की मौत हो गई हो। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अंबिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और ये सुनते ही राम बेहोश हो जाता है। अंबिका के मामा और पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं, अंबिका के गायब होने की कंप्लेंट करते हैं। वापस घर आते हैं तो राम का जीजा भड़का हुआ था, वो इन्हें सुनाना शुरू कर देता है। वो राम के पापा से कहता है कि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले आपने इनके बारे में कुछ पता करने की कोशिश नहीं की थी। कैसे लोग हैं ये? इनकी बेटी शादी के पहले ही घर छोड़कर भाग गई। राम के पापा कहते हैं कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो मामले को संभालने की कोशिश करते हैं, अंबिका के पापा से अंदर चलकर बात करने के लिए कहते हैं। लेकिन राम का जीजा भड़का हुआ था, वो कहता है कि ऐसे नीच लोगों के साथ उनके घर में मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। लेकिन राम के पापा कहते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे कैसे, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है। तब राम का जीजा जिद करता है, राम और उसकी पूरी फैमिली पैदल ही अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उस एरिया का एमएलए इनका रास्ता रोक लेता है कि भैया लॉकडाउन है, कहाँ जा रहे हो? तो राम का जीजा उसे भी सब कुछ बता देता है कि हम इनके घर पर इनकी बेटी से शादी करने आए थे, लेकिन इनकी बेटी भाग गई है, अब हम लोग इनके घर में नहीं रुक सकते। एमएलए कहता है कि लड़की भाग गई है तो क्या हुआ, उसे शादी नहीं करनी थी तो चली गई, उसकी मर्जी। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने से पहले यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। राम का जीजा जिद करता है तो एमएलए कहता है कि या तो इस घर में रहो या फिर जेल में रहो, तुम लोग खुद ही फैसला कर लो कि तुम्हें करना क्या है। और अब मजबूरी में इन्हें फिर से अंबिका के घर में ही रुकना पड़ता है। लेकिन अब राम फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसे अंबिका पर, उसके घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, खासकर अपने जीजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शादी भी नहीं हो पा रही थी तो उसका भी अलग से टेंशन था। वो शाम को छत पर होता है, तभी राम को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। जी हाँ, राम की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जेनी, और उसी की वजह से शुरू में राम शादी से इनकार कर रहा था। लेकिन जेनी दूसरी जाति की थी तो जेनी के पापा भी इनकी शादी के लिए तैयार नहीं होते और जेनी अपने पापा के कहने पर किसी और से शादी करके सेटल हो गई थी। और राम बेचारा अभी भी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। तो जेनी कभी कभी राम को कॉल करके उसके बारे में पूछती रहती है। वो भी राम को सेटल होते हुए देखना चाहती है, लेकिन बेचारे राम की किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही थी। और तभी अंबिका की छोटी बहन राधा छत पर आ जाती है। अंबिका ने जो किया था, राधा उसके लिए राम से सॉरी बोलती है। लेकिन राम कहता है कि तुम जानती थी ना कि तुम्हारी बहन इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी तुमने मुझे मैसेज किया, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछा, क्यों? वो राधा को खींच कर चिपका लेता है, उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी थी क्या, जो अपनी बहन की जगह पर तुम मुझे मैसेज कर रही थी? बताओ, मुझसे शादी करोगी? राधा डर के मारे उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। राम कहते कि मैं तो बस एक मामूली सा लड़का हूँ जिसके गाँव में एक छोटी सी दुकान है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, विदेश में नौकरी नहीं करता, हीरो के जैसा नहीं दिखता ना, इसलिए लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर रही हैं। राम की यह हालत देखकर राधा को भी तकलीफ होती है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों राधा को उससे प्यार भी हो जाता है। शायद उन दोनों ने मैसेज में जो बातें की थी, या फिर अभी खुद से चिपका कर राम ने उससे जो बातें की थी, या फिर क्यों पता नहीं, बस उसे राम से प्यार हो चुका था और अब वो सच में राम से शादी करना चाहती है। इधर राम की बहन विद्या जो कि प्रेग्नेंट थी, उसे दर्द शुरू हो जाता है। राम जल्दी जल्दी में उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। राम की माँ और राधा भी उसके साथ जाती है। थोड़ी देर बाद राम की माँ उन्हें बताती है कि विद्या को लड़की हुई है। राम के पापा ये सुनकर खुश हो जाते हैं। राम अपनी बहन से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वार्ड बॉय उसे रोक लेता है कि भैया कोरोना चल रहा है, मास्क नहीं है तो अंदर कहाँ जा रहे हो? लेकिन राम मास्क तो लाया ही नहीं था। तो राधा उसे अपना दुपट्टा देती है। राम मुंह पर दुपट्टा बांधकर अंदर जाता है, अपनी बहन और उसकी बेटी से मिलता है। बाहर आता है तो राम के पापा बताते हैं कि बेटी हुई है। तो विद्या की ससुराल वाले इससे खुश नहीं है, उन्हें तो बेटा चाहिए था। राम कहता है कि फिर ऐसे लोग अपने बेटे की शादी किसी लड़की से क्यों करवाते हैं, लड़के से ही क्यों नहीं करवा लेते? और ये सुनकर तो राधा और भी इम्प्रेस हो जाती है। उसे अब राम की हर एक बात अच्छी लग रही थी। वो हर काम में राम का साथ देती है, उसके आसपास ही रहती है। उस रात छत पर राधा ने राम और उसकी एक्स को बात करते हुए सुन लिया था। तो मौका देखकर राधा उसके बारे में भी पूछती है। तो राम उसे अपनी लव स्टोरी सुना देता है। वो बताता है कि तुम्हारी बहन के साथ एंगेजमेंट होने के बाद से वो अक्सर मुझे कॉल करती रहती है, समझाने के लिए कि मुझे उससे कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है, लेकिन उसके पहले ही तुम्हारी बहन भाग गई। राधा कहती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे नसीब में जो लड़की है ना, जब तक वो तुम्हें मिल नहीं जाती तब तक तुम्हारी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आएंगी चली जाएंगी,
तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर लड़की को हीरो जैसे लड़के पसंद नहीं आते। कुछ लड़कियां गांव में छोटी सी दुकान चलाने वाले लड़कों को भी पसंद कर लेती हैं। और ये सुनकर राम को लगता है कि शायद राधा उससे प्यार करती है, वो इसमें इंटरेस्टेड है। और अब राम भी राधा की तरफ ध्यान देना शुरू कर देता है। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल में विद्या के पास जाते हैं तो विद्या राधा से उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछती है कि तुम्हें शादी कब करनी है। तो राधा कहती है कि अभी तो मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम कर रही हूँ, खुद की फॉर्म खोलना चाहती हूँ और इन सब में 3 साल लग जाएंगे। उसके पहले शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, जो भी करूंगी 3 साल बाद ही करूंगी। राम को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है, सोचता है कि ये लड़की भी हाथ से गई। अगर इसे अभी शादी नहीं करनी थी तो मुझे वो प्यार का हिंट क्यों दे रही थी। 3 साल बाद शादी करेगी, तब तक तो मेरी उम्र 36 साल हो जाएगी। फिर मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, इस बात की भी क्या गारंटी है। खैर वो लोग हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं, लेकिन राम अब राधा से नाराज होता है। राधा उसके पास जाती है, उसे कहती है कि मेरी बहन की वजह से तुम्हारी शादी रुक गई है, तो अब मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, बोलो शादी करोगे। राम कहता है कि हाँ, कोई भी हो, लड़की हो चलेगी। राधा उसे अपना फोटो दिखाने की कोशिश करती है और उसे पूछती है कि इस लड़की से शादी करना चाहोगे। लेकिन राम फोटो देखे बिना ही कहता है कि जो भी हो, बस लड़की होनी चाहिए, मैं शादी कर लूंगा। मेरे पास शादी के लिए 2-3 साल रुकने का टाइम नहीं है। राधा कहती है कि तुम शादी के लिए इतने उतावले हो, कहते हो कि किसी से भी शादी करने को तैयार हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तो जल्दबाजी में फैसला मत करो, पहले किसी लड़की को देखो और अगर तुम्हें लगे कि इस लड़की को खोने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होगा तो उसके साथ शादी कर लेना। इधर राधा के पापा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो अंबिका अपने बॉयफ्रेंड गौतम के साथ पुलिस स्टेशन में होती है। गौतम उसके पापा से कहता है कि आपने मेरी कास्ट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब आप खुद ही दूसरी कास्ट में इसकी शादी करवा रहे थे, इसलिए अंबिका घर छोड़कर भाग गई थी। लेकिन आपकी मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हम लोग वापस आ गए हैं। अंबिका के पापा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो गौतम से कहते हैं कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर पर तुम दोनों की शादी के लिए बात करने आऊंगा। वो अंबिका को लेकर घर आ जाते हैं और उसे देखते ही राम का जीजा फिर से भड़क जाता है। कहता है कि जो लड़की इज्जत की परवाह किए बिना घर छोड़कर भाग गई थी, उसे फिर से घर में कैसे ला सकते हो। आप लोगों में कोई शर्म वर्म है कि नहीं। और ये सुनकर अंबिका के पापा भी भड़क जाते हैं। कहते हैं कि तुम सिर्फ यहाँ एक मेहमान हो, लेकिन ये मेरी बेटी है, आसपास के लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ सकता। और अगर तुमने ज्यादा बोला ना तो तुम्हारी जुबान काट लूंगा। तुम्हें रुकना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद ये लोग घर जाने के लिए गाड़ी बुलाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अब राम को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार राधा की बात याद आ रही थी कि अगर तुम्हें लगे कि इस लड़की को खोने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अफसोस होगा ना, तो उसके साथ शादी कर लेना। और आखिरकार वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है। अपने पापा से कहते हैं कि मुझे राधा से शादी करनी है, लेकिन राधा तो 3 साल बाद शादी करना चाहती थी। राम कहते हैं कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, 3 साल इंतजार करना पड़े तो कर लूंगा। अभी 33 साल का हूँ, तब 36 का हो जाऊंगा, लेकिन शादी तो राधा से ही करूंगा। वो वापस राधा के घर पर जाता है। राधा भी मायूस छत पर बैठी होती है। राम उसके पास जाता है, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उसे कहता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसे खोने के बाद मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा। तुम्हारे लिए मैं 3 साल तक इंतजार कर लूंगा, लेकिन 3 साल बाद जब मेरे बाल थोड़े से पक जाएंगे, बूढ़ा लगने लगूंगा, तब भी तुम मुझसे शादी करोगी। राधा भी शादी के लिए मान जाती है। वो राम को गले लगा लेती है। इसी के साथ हम 3 साल बाद यानी कि प्रेजेंट का सीन देखते हैं। आज राम और राधा की शादी हो रही थी। सारे मेहमान, रिश्तेदार सब लोग आ चुके थे। अंबिका भी गौतम के साथ होती है। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। राम राधा को मंगलसूत्र पहनाता है और फाइनली 36 साल की उम्र में राम की भी शादी हो जाती है, और वो भी लव मैरिज। तो अगर अब भी आप लोगों में से किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है और लव मैरिज करना चाहते हो ना, तो हिम्मत मत हारना, बस लगे रहना, लड़की जरूर मिलेगी। खैर इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ।